बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम जो मेजर टॉपिक कवर करेंगे वो है कंडक्टेंस और इट्स मेजरमेंट्स। इसके अलावा कंडक्टेंस की और बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, जिस तरह के हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। लेकिन कंडक्टेंस क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को सीखेंगे। इसके दौरान सेल कांस्टेंट का जिक्र भी आएगा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी हम सीखेंगे कैसे करते हैं, और इसके अलावा कंडक्टेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनको हम एट द एंड जो है वो देखेंगे। कंडक्टर्स की दो टाइप होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कंडक्शन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जैसा कि मेटल्स, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होता, बल्कि वहाँ पे आयन फ्लो कर रहे होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो है उनको आयनिक कंडक्टर्स भी कहा जाता है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है is directly proportional to the length of the electronic conductor, यानी कि अगर मेटल है तो उसकी लेंथ कितनी है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की बात करें, तो इसमें ये लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। जिस तरह नीचे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, तो इसमें अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रोड के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस। इसके अलावा रेजिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। जिस तरह ये इलेक्ट्रोड है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटा के इक्वालिटी का साइन लिखेंगे, तो R विल बी इक्वल टू रो इनटू L ओवर A। अब अगर हमारे पास L की वैल्यू जो है वो 1 मीटर हो, यानी कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है ये 1 मीटर हो, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर के इक्वल हो, 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो, तो अगर हम यहाँ पे लेंथ 1 ले लेते हैं, एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं, तो रेजिस्टेंस बन जाएगी इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, या इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, विच इज जो है ना डिनोटेड बाय रो। और इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस is the resistance offered by unit length cube। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह की क्वांटिटी आए जहाँ पे यूनिट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए और उसके आगे कोई ना कोई हमारे पास जो है ना वो क्वांटिटी हो, जिस तरह वॉल्यूम हो, एरिया हो, लेंथ हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यू आर फ्री टू चूज एनी यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी कि लेंथ का आप कोई सा भी यूनिट इस्तेमाल कर सकते हो। 1 मीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 डेसीमीटर ले लो, तो 1 किलोमीटर ले लो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन विच यू आर फेसिंग, यानी कि जिस तरह के हालात के अंदर आप हो उसमें जो मुनासिब यूनिट होगा लंबाई का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अभी मीटर का इस्तेमाल किया जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। तो इस तरह से जो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसकी एक डेफिनेशन ये भी आती है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी कि महलूल के 1 मीटर क्यूब सोल्यूशन के जरिए पेश करदा जो मुसाहमत होगी उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो बोलते हैं। तो यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, फॉर्मूला जो है उसको देखते हैं। R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को साइड पे लेके जाएं तो ये हो जाएगा R इंटू A ओवर L, और जो रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट ओहम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का जो है वो मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका यूनिट आ जाएगा ओहम इनटू मीटर। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है। हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, कंडक्टिविटी इज इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ओवर लेंथ। अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इन्वर्स करेंगे तो 1 ओवर रो आ जाएगा, R का जो है वो इन्वर्स करेंगे 1 ओवर R आ जाएगा, और A और L का जो है वो इन्वर्स करेंगे तो L ओवर A आ जाएगा। जिस तरह रेजिस्टेंस को हम इन्वर्स करते हैं तो ये कंडक्टेंस बन जाते हैं, इसी तरह से रेजिस्टिविटी का जो है जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये कंडक्टिविटी बन जाएगा। तो 1 ओवर रो की जगह पे हमारे पास एक नई टर्म आएगी जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, कापा, और ये शो करेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को।
और 1/r ये कंडक्टेंस हो जाएगी। अब जो L/A है ये हमारे पास सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट के बारे में डिस्कशन आगे आएगी। अब हम यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या थे? ओहम, मीटर। तो इसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट आ जाएंगे पर ओहम, पर मीटर। पर ओहम जो है ये इक्वल टू साइमन भी होता है, क्योंकि पर ओहम इज इक्वल टू साइमन। तो एक और यूनिट इस्तेमाल किया जाता है पर ओहम पर ओहम की जगह पे साइमन आ जाएगा तो साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी 3-4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का मतलब है नंबर ऑफ आयंस। इसके अलावा स्पीड ऑफ आयंस, स्पीड ऑफ आयन यानी कि आयंस जितनी रफ्तार से हरकत कर सकेंगे उसके उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयनिक कंपाउंड है, वो जिस सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है उसके नेचर के ऊपर भी कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही होती है। इसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है कंडक्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि स्पीड ऑफ द आयंस जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक कंपाउंड। तो ये पहली डेफिनेशन होगी। इसमें टर्म जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसको हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है, बेरियम क्लोराइड लिया गया है, ठीक। तो बेरियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 137। फाइंड आउट हम करेंगे मोलर मास बेरियम क्लोराइड का। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। दोनों को जो है वो हम ऐड करेंगे, लेकिन 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि क्लोराइड 2 है। तो ये मास आ जाएगा 208 ग्राम। ये एक मोल का मास है। हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है, उसमें थोड़ी सी एक चेंज हम करेंगे कि बेरियम का जो मास है ये क्या होता है, बेरियम का चार्ज होता है +2, क्लोराइड के ऊपर चार्ज होता है -1। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस वजह से 2 क्लोराइड आएंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा -2। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 होता है, प्लस माइनस छोड़ देंगे। तो बेरियम क्लोराइड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए 1 मोल ऑफ द बेरियम क्लोराइड को हम डिवाइड कर देंगे चार्ज ऑफ बेरियम क्लोराइड विच इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम क्लोराइड आ जाएगा 104 ग्राम। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एल्यूमिनियम का ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है? सेकंड डेफिनेशन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऐसा वॉल्यूम जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का हल हो, ठीक है। तो ये सेकंड डेफिनेशन है। इसके अलावा एक थर्ड डेफिनेशन भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की होती है, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस multiplied by volume of the solution containing 1 gram equivalent। तो ये थर्ड डेफिनेशन होगी, ठीक है। ये जो थर्ड डेफिनेशन है इसमें यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट का या आयनिक कंपाउंड का हल होना चाहिए। तो इससे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आ जाता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसको हम लैम्डा से, कैपिटल लैम्डा से शो करेंगे, इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कापा से शो करते हैं और वॉल्यूम को वी से शो करते हैं। ये डेसीमीटर क्यूब के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू के इंटू वी हमारे पास आ जाएगा। कंडक्टेंस जो है उसके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? पर ओहम पर मीटर, और वॉल्यूम जो है इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो हमारे पास यूनिट आ जाएगा, और ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। तो हम वॉल्यूम जो है उसके साथ यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, यानी कि पर इक्विवेलेंट। अब जो पर ओहम है इसको हम साइमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे मीटर के दो जो है वो आगे वैल्यूज मीटर क्यूब माइनस मीटर की पावर 1 है तो इसको भी -1 कर देंगे और साथ में पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। साइमन्स मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट
ये हमारे पास यूनिट हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। इसके अलावा हमने वैल्यू ऑफ वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी है कि वो क्या होती है। उसके लिए हमें जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट जो कंसंट्रेशन है इसको सपोज हम कर लेते हैं सी के, यानी कि जो सॉल्यूशन में मौजूद सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन, अगर हम इसको सपोज करते हैं कि ये सी है और ये मौजूद है ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर, ग्राम 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मौजूद है। तो फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से आ जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट हम इसको कह सकते हैं, विच इज इक्वल टू सी। ये होगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को जो है वो सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट को अगर एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वॉल्यूम को विच इज प्रेजेंट इन डेसीमीटर क्यूब इसको अगर हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हमारे पास जो है ना इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू N ओवर V। लेकिन V जो है अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें मीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम लिया है वो मीटर क्यूब के अंदर लिया, तो हमें ये वाला वॉल्यूम जो है इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के अंदर। और 1000 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। इस वजह से हमने डेसीमीटर क्यूब को जो है वो छोटा यूनिट है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये चीज़ इस तरह से लिखी जा सकती है कि C इज इक्वल टू N। ये वाला जो है ये डिवीजन के तौर पे इस्तेमाल होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई V आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि हम V को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा C इंटू V इज इक्वल टू N इंटू 1000। अब v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v आ जाएगा, क्योंकि हमें v चाहिए था, v इज इक्वल टू n इंटू 1000 डिवाइडेड बाय c। तो अब हम यहाँ पे जो वैल्यू थी ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, उसके अंदर वॉल्यूम की वैल्यू इस तरह से पुट कर देंगे, लैम्डा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू k, v की जगह में हम पुट करेंगे n इंटू 1000 डिवाइडेड बाय c। कंडक्टेंस ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की तरह ही कंडक्टेंस है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। प्रीवियस वन के अंदर हम ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट की, जबकि इसके अंदर हम मोल के अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन पिछली की तरह ही हम कह सकते हैं, इट इज़ द मेजरिंग ऑफ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और सेकेंड डेफिनेशन अगेन वैसी वाली ही होगी, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन volume of the solution containing 1 mole of the dissolved electrolyte। ठीक है, और थर्ड वाली सेम वैसे ही कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। और हमारे पास जो इक्वेशन है बन जाएगी लैम्डा m इज इक्वल टू k जो है कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू v वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो इसके यूनिट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी, सिवाय इसमें कि यहाँ पे जो है ना मोलर कंडक्टेंस के भी सेम यूनिट होंगे, क्या होंगे, यानी कि साइमन्स मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो है वो पर मोल आएगा, साथ में पर इक्विवेलेंट नहीं आएगा, बस ये दोनों में डिफरेंस है। कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के कंडक्टिविटी सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम कंडक्टेंस मेजर नहीं करते, हम कंडक्टिविटी सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। किस तरह से रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम कंडक्टिविटी सेल को अटैच करते हैं और रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको हम कंपेयर करते हैं रेजिस्टेंस, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो मौजूद होती है व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, उसके साथ कंपेयर करके हम सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसका इन्वर्स लेंगे तो उससे हमारे पास कंडक्टेंस आ जाएगा। यानी कि मेजर ऑफ कंडक्टेंस के लिए हमें मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन करनी होगी। ठीक है, और इसके लिए हम खास किस्म के सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कंडक्टिविटी सेल्स कहते हैं। तो कंडक्टिविटी सेल की स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ग्लास के बने होते हैं, ये जिस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंडक्टिविटी सेल्स हैं। आप कौन सी वाला कंडक्टिविटी सेल्स इस्तेमाल करेंगे ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा पर्पस क्या है और हमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए है।
डिपेंडिंग अपॉन पर्पस हम कंडक्टिविटी सेल मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंडक्टिविटी सेल बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लास, ये शीशे से बना होता है। ग्लास में भी आगे दो टाइप्स हैं, या तो ये पायरेक्स का होगा या फिर जो है क्वार्ट्स का बना हुआ है, ठीक है। ये ग्लास से बना हुआ एक कंडक्टिविटी सेल होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिस तरह ये दो इलेक्ट्रोड नजर आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड बेसिकली बने होते हैं प्लाटिनम के। अब इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा जो है प्लाटिनम भी इनके ऊपर अटैच होती है। वो एक्स्ट्रा प्लाटिनम क्या होती है, सपोज ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो इसके सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो है वो प्लाटिनम इन द फॉर्म ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स, और प्लाटिनम भी कौन सी, ब्लैक प्लाटिनम इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर ब्लैक प्लाटिनम इस्तेमाल की जाती है, जो इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया बढ़ा रही होती है बेसिकली। ब्लैक प्लाटिनम इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो पोलराइजेशन इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। अब ये पोलराइजेशन इफेक्ट क्या होता है, सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये एनोड है, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव आयंस है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक डबल लेयर बन जाती है। ये डबल लेयर जो है कंडक्टेंस को डिक्रीज कर रही होती है। इस वजह से हम कंडक्टेंस के अंदर इंटरफेरेंस से बचने के लिए हम प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लाटिनम, एक और टाइप की प्लाटिनम जो ब्लैक प्लाटिनम कहलाती है, उसकी एक कोटिंग कर देते हैं, जिससे ये पोलराइजेशन इफेक्ट जो है ये कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोड है इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच करने के लिए मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो यहाँ पे ट्यूब के अंदर मौजूद होती है। जिस तरह ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, इसके अंदर मरकरी मौजूद होती है, जो कि इलेक्ट्रोड का एक्सटर्नल सर्किट के वायर के साथ कॉन्टैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करती है, क्लियर। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरह से जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ दी जो है वो सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये सारा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक जो है वो सर्किट डायग्राम बनाई गई है, जिसके अंदर ये मौजूद है कंडक्टिविटी सेल, और यहाँ पे इसके अंदर दो मौजूद इलेक्ट्रोड्स हैं, और इसके अंदर कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमारा सोल्यूशन होगा, और उस सोल्यूशन की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, उसको हम RS से यानी रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन से डिनोट कर देते हैं। अब कंडक्टिविटी सेल को के एक साइड को हम हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी एक आर्म से अटैच कर देते हैं, ठीक है। जबकि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो दूसरी आर्म है, दूसरी साइड है, उसको हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ अटैच कर देते हैं। वो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होगा कि उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज होंगी रेजिस्टेंस की, हम उसको बीच में उसमें ऐड भी कर सकते हैं मजीद रेजिस्टेंस, और उसमें से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर इस तरह के रेजिस्टेंस बॉक्स कॉमनली यूज हो रहे होते हैं, कि जिसमें एक बॉक्स होता है, हम डिफरेंट किस्म की जो रेजिस्टेंसेज हैं उसके अंदर ऐड की होती हैं, तो हम जितनी चाहे निकाल सकते हैं, जितनी चाहे डाल सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक लगा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो सेंटर ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज में एक वायर होती है, ठीक है, तो इसको कनेक्टिंग वायर कहते हैं, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा एक स्ट्रेट वायर होती है जो पॉइंट A और B के दरमियान में मौजूद होती है, एक सीधी जो है वो वायर होती है, और इस वायर के नीचे एक मौजूद होता है मीटर रॉड, जो कि हमें बाद में लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद एंड पे जो इस व्हीटस्टोन को जो है यहाँ से जो कंडक्शन यहाँ कॉइल होती है जो अल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड कर रही होती है व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो जब हम ये सारा जो है वो कर लेते हैं अटैच, तो फिर उसके बाद से जो हमारे पास ये C है पॉइंट, जो हमारे पास ये कनेक्टिंग वायर है, इसको हम A और B के दरमियान जो है मूव करते हैं, और रेजिस्टेंस ऐड कर रहे होते हैं या रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। और साथ में हम सपोज हमारे पास हमने एक बॉक्स के अंदर 7 जो है ओहम की रेजिस्टेंस जो है वो टोटल बॉक्स के अंदर मौजूद है, और फिर हमने क्या किया कि ये पॉइंट C को, कनेक्टिंग वायर को हमने जो है वो मूव करना शुरू किया A और B के दरमियान। तो हमने वो जो है नोट करना है कि जहाँ पे A और B के दरमियान मूवमेंट करते हुए ये C की मूवमेंट के दौरान जो वॉइस है वो बिल्कुल कम हो जाए या बहुत ख़त्म हो जाए, वहाँ पे हमने C को रोक देना। रोकने के बाद अब हमने A और C की जो है लेंथ मेजर कर लेनी है, और C और B की लेंथ मेजर कर लेनी है। जो B और C के दरमियान जो लेंथ होगी वो रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो A और C के दरमियान लेंथ आएगी वो रेजिस्टेंस ऑफ द दिस रेजिस्टेंस बॉक्स जो है उसको जाहिर करेगी, जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ओवर रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स जो है, इसके दरमियान जो रेशियो होती है ये इक्वल होगी रेजिस्टेंस
ऑफ BC ओवर रेजिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है, यानी AC और BC की रेजिस्टेंस के बराबर होगी। अब जो रेजिस्टेंस ऑफ BC है ये लेंथ ऑफ BC के इक्वल होगी और रेजिस्टेंस ऑफ AC लेंथ ऑफ AC के इक्वल होगी। हमने ये वाले पॉइंट को रखना है। तो हमने रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन निकालनी है, तो रेजिस्टेंस ऑफ जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो R दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन जो है वो इस तरह से आ जाएगी। सेल कांस्टेंट इज ए रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रोड का कितना है और दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये L हो जाएगा। और इस जो इलेक्ट्रोड है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होगी इसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। और ये हर कंडक्टिविटी सेल की दूसरी कंडक्टिविटी सेल से मुख्तलिफ होती है। तो मैनुअली ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, तो हम इसको मैनुअली फाइंड आउट नहीं कर रहे होते, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के दरमियान हम डिस्टेंस देखें और फिर एक इलेक्ट्रोड का जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करें, तो ऐसा नहीं होता। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो पीछे हमने पढ़ा था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जर्व कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो अगर हमने सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिवाइड करेगी ऑब्जर्व कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें लिटरेचर से मिल जाता है। ऑब्जर्व कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको एक सोल्यूशन बनाते हैं, लाइक हम 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना लेते हैं। किस तरह से बनाते हैं, हम 7.45 ग्राम जो है पोटेशियम क्लोराइड के 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर हल कर लेते हैं, तो 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा। और इसकी कंडक्टिविटी को हम फाइंड आउट करेंगे कंडक्टिविटी मीटर से, तो हमारे पास ऑब्जर्व कंडक्टेंस आ जाएगा। इसकी कंडक्टिविटी वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे, ये जो हमारे पास लिटरेचर में स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ गई है, तो हमारे पास सेल कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आसानी से हम सेल कांस्टेंट को मेजर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी बाय डाइल्यूशन जो है वो डिफरेंट तरीके से चेंज होती है, जो हमारे सामने ग्राफ आया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है या मोलर कंडक्टेंस होती है वो डाइल्यूशन से उसका क्या इफेक्ट आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या है, कंडक्टेंस का, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ये क्या हो जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसमें फॉल आता है। लेकिन अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाते हैं। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों डिक्रीज कर जाती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन है कंडक्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्यों कम हो जाती है जब हम वाटर को ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि उस 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1 मीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयंस की तादाद कम हो जाएगी, तो इस वजह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगी। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो या मोलर कंडक्टेंस हो, ये इंक्रीज कर जाती है। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक तो बढ़ रहा होता है, ठीक है। वॉल्यूम जब बढ़ता है तो मतलब हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है, तो इस वजह से जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ती है, चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की हो या मोलर कंडक्टेंस हो, वो बढ़ रही होती है। दूसरी रीजन ये होती है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं किसी भी सोल्यूशन को, तो उसमें दो चीजें हो रही होती हैं, दो तीन चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। अगर तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे तो तमाम ही जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस की फॉर्म में सेपरेट हो चुका होता है, डिसोसिएट हो चुका होता है। लेकिन क्योंकि क्लोज होने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो ही हम डाइल्यूट करते हैं सोल्यूशन को, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे पास सपोज जो आयंस हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सपोज हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, पहले यहाँ पे इस तरह से पास पास था, लेकिन जब हम डाइल्यूट करते हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है, नहीं है बल्कि कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले केस के अंदर ज्यादा है, जबकि नीचे वाले केस में जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाएगी तो ये आजादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू करेंगे, और कंडक्टिविटी क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो ऑन डाइल्यूशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर्स जो हैं उनकी कंडक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे HCl जो है और पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों की कंडक्टिविटी दी गई है कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। सपोज ये हमारे पास 0.2
मोलर है, 0.15 मोलर है, 0.1 मोलर है, तो हम कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, डाइल्यूशन पानी ऐड करते जाएंगे तो डाइल्यूट होता जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम होगी। कंसंट्रेशन आयंस कम होगी तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आयंस बहुत आसानी से हो सकेगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहली बात तो वही वाली है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होती है कि आयंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा और इसके अलावा जो है इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, आयंस आसान ज़्यादा ना मूव कर सकेंगे और कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक सेकंड फैक्टर जो है वो भी है कि जो आयोनाइजेशन होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जब हम डाइल्यूट करना शुरू करते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन को, तो उसमें आयोनाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है, तो अगर हमारे पास एसिटिक एसिड के 100 आयंस होते हैं तो ये नॉर्मली सपोज 97 जो है वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं, सिर्फ 3 डिसोसिएट होते हैं एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयंस में। लेकिन जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, वाटर ऐड करना शुरू कर देते हैं, डाइल्यूट करना शुरू करते हैं एसिटिक एसिड को, तो यहाँ पे जो अनडिसोसिएटेड आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सपोज 90 रह जाते हैं और उसके बाद जो डिसोसिएटेड हैं वो 10 आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, आयंस फॉर्मेशन जो है वो राइज करना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखें, एसिटिक एसिड को देखें, तो जब जो ही हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत तेजी से जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, डिसोसिएशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, और फिर दूसरा फैक्टर है उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब डाइल्यूशन के बाद कंडक्टिविटी जो है या कंडक्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम डाइल्यूट करते जाते हैं तो इस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस हैं, चाहे वो अगर कंसनट्रेटेड जो है की बात करें, लाइक हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें तमाम आयंस आयोनाइज होते हैं, लेकिन उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, इस वजह से कंडक्टिविटी कम होती है। हम डाइल्यूट करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, आयंस इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने देखा कि जो आयंस हैं उनकी तादाद बढ़ती है, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, इस वजह से कंडक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी आएगा, जब तमाम आयंस आयोनाइज हो जाएंगे और तमाम आयंस के दरमियान जो है वो फासला इतना ज्यादा होगा कि कोई एक आयन दूसरे आयन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं एग्जर्ट कर पाएगा, तो उस वक्त जो हर आयन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर किसी भी दूसरे आयन की फोर्स नहीं होगी और तमाम तर जो सोल्यूट है वो आयनाइज हो चुका होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी जब डाइल्यूशन की ऐसी स्टेज पहुंचती है, उस वक्त जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस होती है उसको हम कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। अब अगर हमारा जो सोल्यूट था हमने उसकी अमाउंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ली थी या इक्विवेलेंट के अंदर ली थी, तो फिर जो ऐसी कंडक्टिविटी होगी हम उसको बोलेंगे, उस कंडक्टेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अगर हमारे पास वो मोल की फॉर्म में क्वांटिटी हमने इलेक्ट्रोलाइट की ली हुई थी, तो फिर उस कंडक्टेंस को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा नॉट is the conductance when 1 gram mole is completely ionized, यानी कि मुकम्मल तौर पे आयनाइज हो चुका है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, या 1 मोल जो है हम उसकी बात कर सकते हैं, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर सकते हैं, हमने दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एंड दीज आयंस एक्सर्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी खत्म हो जाए, फासला इतना ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो उस वक्त जो कंडक्शन आएगी, जो कंडक्शन की वैल्यू आएगी, जो कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी, उसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली वैल्यू कहते हैं। तो जो ये वाली बात है, ये कोलरोश लॉ की एक बेस बनी। तो कोलरोश ने जो है वो देखा, ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके अंदर जो कंडक्टेंस होती है वो इक्वल टू होती है एक्सपेरिमेंट से, उसने ये जो है वो फाइंड आउट किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस के इंटू अंडर रूट सी। सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगी, इट कैन बी इन मोल और इट कैन बी इन ग्राम इक्विवेलेंट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
हम ज़रूरी नहीं है कि उसको डाइल्यूट करके ही फाइंड आउट करें। अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, सपोज हमारे पास ये डाइल्यूशंस हैं, मैं फर्ज करती हूँ ये 3 मोल है, ये 2 मोल है और ये 1 मोल है, और इस पे हमारे पास यहाँ पे जो कंडक्टेंस है या उसकी वैल्यूज कुछ आती हैं, ठीक है। तो इन तीन जो है वो नंबर्स पे हमने यहाँ पे 1 के लिए की, ये 2 के लिए की, 3 के लिए की कंडक्टेंस फाइंड आउट। और अब हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए जो है वो इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेना है। एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड का जो है ना ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ये वाला, तो इसमें हमें इस तरह की जो है वो एक कर्व मिलती है। अब हम इसको अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट में ही चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट नहीं की जा सकती, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के की फाइंड आउट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। होपफुली बच्चों आपको आज का जो ये लेक्चर है